Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैंने लास्ट वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यानी कि इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो कैसे होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम उसको यूज कहाँ पर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है हम उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, यानी कि सेंटर में मीन होगा, लेफ्ट साइड में भी उतनी वैल्यूज होंगी और राइट साइड में भी उतनी वैल्यूज होंगी। और इसका जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि ये बेस लाइन को टच नहीं करता है। जैसे कि ये है तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये जो भी बेस लाइन होती है ना इसको टच नहीं करता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप उनको देखें ताकि ये जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड है। देखिए ये इसको टच नहीं करती है और इसके नीचे भी नहीं जाती है, इसके नीचे ही एक्स एक्सिस के नीचे इसीलिए नहीं जाती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, अगर कोई भी कर्व इससे नीचे चला जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करें, यानी कि यहां से यहां तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद में अगर हम उसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो उनका वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगा। जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के बाद जो है वो 1 आएगा। ये जो होता है ये परफेक्ट बेल शेप का कर्व होता है, यानी कि परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, किसी भी तरफ इसका ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं होता है। और बीच में इसमें क्या होता है, यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होते हैं, एक जगह होते हैं और सेंटर में होते हैं। अब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए जो नॉर्मल कर्व होता है वो मीन के लिए सिमेट्रिकल होता है। मैं इन प्रॉपर्टीज को पढ़ाने से पहले बता देती हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को ही पूछा जाता है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि मीन की तरफ सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया कि मीन, मीडियन, मोड सब एक ही होता है इसमें। जो इसके ऊपर होगा, अगर कोई भी चीज सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये यहां तक है, ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसके ऊपर भी इतना ही पार्ट आएगा और नीचे भी इतना ही पार्ट आएगा। अगर मैं इसको बताऊं, जैसे कि ये है, अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, ठीक है, अगर हम इस शेप को बीच में से कट करके ओवरलैप करें तो वो कंप्लीटली कवर कर लेगा, यानी कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट पोर्शन को कंप्लीटली कवर कर लेगा। इसका क्या मतलब होता है कि जो लेफ्ट पार्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा राइट साइड के, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। और यही इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो इतना नीचे है उतना ही ऊपर भी होंगे, तो जो मीन और मीडियन है वो सेम पॉइंट पे होंगे और मीन मीडियन जो है वो सबसे ज्यादा अटेन करेगा और मोड जो होता है वो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसीलिए मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो इक्वल होंगे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर पे सिमेट्रिकल होता है, राइट साइड जो होता है वो मिरर इमेज होती है और इसीलिए इसमें केवल एक मोड होता है। देखिए जो हमने अभी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और जो हमने अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, मैंने उसमें आपको बताया था कि वो बाई मॉडल होते हैं, यानी कि उन जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशंस में एक से ज्यादा मोड होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये यूनी मॉडल होता है, इसमें केवल एक यूनिक आइडेंटिफाइड मोड होता है। ठीक है, अगर आपने पॉइसन और बाइनोमियल को नहीं पढ़ा है तो उसके भी लिंक नीचे हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। कर्व जो होता है वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो बेल शेप्ड का होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो यूनी मॉडल होता है, यानी कि इसमें आपको केवल एक मोड देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम हाइट जो होगी कर्व की वो सेंटर पे होगी, कर्व सेंटर पे होगा और वो मीन, मीडियन, मोड उसकी सारी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो वहीं पे होगी। कर्व की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि ये इंफिनिटी तक फैल सकता है, इसका जो रेंज है वो इंफिनिटी है।
इसकी कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। टोटल परसेंटेज जो होता है 2 पॉइंट्स का वो फिक्स्ड होता है, यानी कि जैसे कि ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक इसके लेफ्ट में हो गया, एक इसके राइट में हो गया, ये वाला लेफ्ट में और ये राइट में। तो इनके बीच का जो परसेंटेज है ना एरिया का, वो फिक्स रहेगा हमेशा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, +3 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। और +3 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच में कितना परसेंट एरिया आता है, 99.74%। ठीक है, इस साइड से हमें जो समझना है वो ये समझना है कि जो नॉर्मल कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है, किसी भी अगर हम सीरीज की बात करें तो जितना ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन से, उतना ही नीचे भी होगा। मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा, मिरर इमेज होगा, यानी कि अगर हम उसके लेफ्ट पार्ट को कट करके उसके राइट पार्ट पे पेस्ट करते हैं तो वो उसको कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। जो नॉर्मल कर्व होता है वो यूनिमॉडल होता है, इसमें केवल एक ही मोड होता है, इसका जो हाईएस्ट कर्व होता है वो मीन पर होता है और कर्व की कोई बाउंड्री नहीं होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, नेट जो होता है ना, नेट में कई बार इस चीज पे लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 99.74% है वो कितने एरिया में आती है, तो वहां हमें लिखना है μ+3 सिग्मा, μ-3 सिग्मा, तो इंटरवल दिया हुआ होता है। इन इंटरवल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो हम नॉर्मल कर्व है उसका यूज कहाँ करते हैं। अगर हमें परसेंटाइल रैंक स्कोर निकालना है या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज करना है, ऑब्जर्व मेजर को निकालना है, सैम्पलिंग एरर्स को निकालना है, परसेंटेज ऑफ केसेस निकालने, गिवन लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अब हम उसमें परफेक्ट लिमिट होता है और उसमें परसेंटेज एरिया गिवन होता है, तो हम उसमें इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। या फिर हमें ये बताना हो कि बिलो एंड अबव द एवरेज परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन होता है, बिलो एंड अबव सेम होता है, लिमिट्स देता है ये, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को, ये रिलेटिव डिफिकल्टी को भी बता सकता है, और हमें अगर ये बताना है कि मीन और वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितने नंबर हैं, और ये डिवाइड करता है ग्रुप को एबिलिटी के हिसाब से, और हमें इसमें परसेंटेज निकालना है किसी भी पर्टिकुलर लिमिट में, किसी भी पर्टिकुलर रेंज में अगर क्राइटेरिया निकालना है तो भी ये यूज होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंप्लीट करने की तरफ आ गए हैं, मुश्किल से 1 या 2 वीडियो और बनेगा एंड वी विल बी फिनिशिंग प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में हम स्टैटिस्टिक्स को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक दैम, share them with the friends and subscribe to the channel, and please make sure to comment down कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, या फिर आपको किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर आप कंटेंट और चाहते हैं। प्लीज कमेंट them in the comment section below and let thank you so much।